अमीर सास की काली चोर बहू। मेघा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। कुछ लेडीज पुलिस उसे घसीटते हुए लेकर जा रही है। वो अपनी सास शारदा के आगे मिन्नतें मांग रही है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। बस अब मैं तेरे इन झूठे आंसू पर नहीं जाने वाली। मैंने तुझे टूटे मन की जानकर अपनी बहू बनाया था। क्या पता था कि तू चोर नहीं निकलेगी। ले जाओ इसे। पुलिस मेघा को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले आती है, जहां मेन टेबल पर बैठे डीएसपी को देखकर मेघा का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि मेघा उसकी पत्नी थी। तभी मेघा की चोरी चकारी की बातें उभरते ही अविनाश की आंखों के आगे पिछले कुछ दिन पहले की परछाई नाचने लगती है। मेघा एक धोखेबाज लड़की है जो अमीर घरों के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनसे झूठी शादी करती है। वो हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आते जाते लोगों पर नजर गड़ाई रहती है। एक दिन मंदिर के पास एक बड़ी सी चमचमाती सी कार आकर रुकती है, जिसे देखकर मेघा की आंखें चमक उठती हैं। कार के अंदर से अविनाश अपनी मां शारदा को लेकर बाहर आता है। लो मां, आ गया आपका मंदिर। अविनाश, तू भी चल बेटा, माँ के दर्शन कर ले। शारदा अविनाश मंदिर के अंदर आ जाते हैं। तभी मेघा मौका पाते ही पास में पड़े कांच के टुकड़े शारदा को आता देखकर जमीन पर फैला देती है। तभी जैसे ही शारदा पांव बढ़ाती है, मेघा बड़ी ही चालाकी से अपनी हथेलियां आगे बढ़ा देती है। माँ! अरे बेटी, तुम ठीक ठाक तो हो? ये क्या किया तुमने? आंटी जी, ये कांच बिगड़ा हुआ था। अगर मैं हाथ नहीं रखती तो ये घाव आपको लग जाता। मुझ गरीब का क्या है, मुझे तो मेरे काले रंग के कारण मेरे अपनों ने भी ठुकरा दिया और तकदीर यहाँ ले आई। मेघा की झूठ भरी बातों से शारदा का मन भर आया और वो अविनाश ने कहा, आपने मेरी माँ की जान बचाई है, चलिए मैं आपकी पट्टी करवा दूं। मेघा की बुनी हुई साजिश अविनाश और शारदा पर काम कर गई और डॉक्टर से बैंडेड करवाने के बाद शारदा ने कहा, बेटी, जवान लड़की पत्थर के सिलके जैसी होती है, उसका यूं सड़क पर भटकना सही नहीं, इसलिए तुम मेरे घर चल। वहाँ शारदा मेघा को अपने घर ले आई। शारदा का घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर मेघा खुद में खुश होकर बोल पड़ी, बाप रे बाप, ये घर है कि महल, इतने सारे नौकर चाकर। तेरी तो ठाट हो गई मेघा। बस अब मुझे इस घर में अपने पांव जमाने के लिए संस्कारी बनना होगा। घर में आते ही मेघा शारदा का ख्याल रखने लगी, कभी उसके पांव दबाना तो कभी पूजा पाठ करना, जिससे शारदा मेघा के साथ घुल गई और मेघा की इसी खूबी ने अविनाश को अपनी ओर खींच लिया। और फिर एक दिन शारदा ने मेघा से कहा, मेघा, जब से तू आई है तेरे साथ एक अपनापन जुड़ गया है। भगवान ने सब कुछ दिया है, बस एक बहू चाहिए। मेरे अविनाश से शादी कर ले। यह सुनकर मेघा की आंखें भर आई और इस बार उसने अपने काले रंग को आड़ बनाकर शारदा के मन पर वार किया। मगर मालकिन, मैं तो अविनाश जी की धूल बराबर भी नहीं। वो कहाँ इतने सुंदर और कहाँ मैं इतनी काली। एक बार उनसे पूछ लीजिए। मेघा, तुम मुझे पसंद हो। मैं हमेशा से ऐसी लड़की चाहता था जो मेरी माँ के साथ घुल सके, उनका ख्याल रखे, और ये सब मैंने तुम में देखा है। मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद शारदा ने बड़े धूमधाम से अविनाश और मेघा की शादी कर दी। बहू बनने के बाद मेघा का पूरा ध्यान घर के लॉकर की तरफ बढ़ गया। एक बार, बस एक बार इस लॉकर की चाबी मेरे हाथ आ जाए ताकि मैं अपना हाथ साफ करके यहाँ से निकल जाऊं। अगली सुबह मेघा जल्दी उठकर पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाकर अपनी सास और पति को परोसती है। माँ जी, खाना कैसा बना है? बहू, तेरे हाथों के खाने का स्वाद तो उसका जवाब ही नहीं। ये ले तेरा शगुन। शगुन के तौर पर शारदा लॉकर की चाबी मेघा की ओर बढ़ाती है। तभी मेघा नौटंकी करती हुई अपने झूठे संस्कारों का दिखावा करती है। माँ जी, मुझे ये चाबी नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मगर मैं चाहती हूँ कि अब ये चाबियाँ तेरे पास रहे। मेघा बहू, इसे तू रख। जी, जैसा आपको ठीक लगे। लॉकर की चाबियां हाथ लगते ही मेघा के मन का लालच उभर आता है और रात घिर जाने पर वो लॉकर खोल लेती है, जहां सोने के सुंदर सुंदर गहने और खूब सारे रुपए रखे होते हैं। अरे वाह, इतना सारा कैश, इससे तो मैं सारी जिंदगी ऐश कर सकती हूँ। मेघा जल्दी से लॉकर में रखे रुपयों को बैग में भरकर जैसे ही घर से भागने के लिए बाहर निकलती है, उसकी सास उसे चोरी करता देखकर पुलिस को फोन घुमा देती है
और मेघा की चोरी पकड़ी जाती है। क्या अविनाश मेघा को माफ कर पाएगा? आइए देखते हैं। मेघा, तुम यहां? सर, आप इसे जानते हैं? ये औरत एक चोर है जो हर दूसरे दिन अमीर घर के लड़कों की दुल्हन बनने का ढोंग करके उन्हें लूट कर गायब हो जाती है। आप इसके आंसू पर मत जाइए। ऐसा सुनकर अविनाश गुस्से से भरकर मेघा को खींचकर अलग लाकर कहता है, क्यों मेघा, क्या कमी रह गई थी माँ के और मेरे प्यार में जो तुमने इतनी बड़ी मक्कारी की, अपने ही ससुराल में चोरी की? अविनाश, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मेरी बात सुन लो। ये कहकर मेघा अपनी बीती बुरी जिंदगी में खो जाती है। गोपी बीमारी पर बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और काजल बस रोई जा रही थी। काजल, मेरी जान जा रही है, मेरा मरना तय है। ऐसा ना कहो बापू, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। अचानक गोपी को खून की उल्टियां होता देखकर काजल उसे अस्पताल लाती है। देखिए, तुम्हारे पिता को ब्लड कैंसर है। तुम्हारे पास 10 दिन है। 10 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? काजल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहां से लाए, और इसलिए उसके कदम चोरी करने निकल पड़ते हैं, जहां उसकी टक्कर एक बड़े ही रईस औरत राज रानी से होती है। माफ कर देना आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? अरे कोई बात नहीं बेटी, आइए मैं आपको कहीं छोड़ दूं। काजल राजरानी के हाथों से सामान लेकर उसे घर छोड़ देती है। ऐसे ही हर दिन काजल उसे कभी बाजार तो कभी मंदिर में मिलती। धीरे धीरे उसके झूठे संस्कारों की छवि ने राजरानी के मन पर बड़ी छाप छोड़ दी और फिर राजरानी ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। काजल बेटी, तू मुझे मेरे बेटे के लिए पसंद है। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एक बड़ी बीमारी है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और मुझ गरीब काली लड़की के पास इतने पैसे नहीं। काजल की झूठी बीमारी की बात सुनकर राजरानी का दिल पसीज पड़ता है और वो काजल को 5 के बदले 10 लाख रुपए देती है, जिसे लेकर काजल भागती हुई अस्पताल पहुंचती, जहां उसका गरीब बाप दम तोड़ चुका था। और जिस मुश्किल हालात में काजल ने जो हेरा फेरी शुरू की थी, अब उसे उस चोरी में मजा आने लगा और एक के बाद एक करके वो अमीर लड़कों के आगे बेचारी बनकर आती और उन्हें अपने झूठे प्यार में उलझा लेती। जल्द ही काजल की चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस से बचने के लिए काजल स्कूटी को फुल स्पीड में भगा रही है। पुलिस की जीप उसके पीछे पीछे पड़ी हुई है। जीप में सवार एक पुलिस वाला उसे धमका रहा है, रुक जाओ चोरनी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, तू कानून से बचकर भाग नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ऐसा कहकर काजल अपनी स्कूटी को ओवर स्पीड में चलाकर पुलिस वालों की नजरों में धूल झोंककर गायब हो जाती है और इस तरह वो किसी के घर में काजल तो किसी के घर में मेघा बनकर आई। बापू के चले जाने के बाद मैं अंधेरों में पड़ गई और चोरी के रास्ते पर निकल गई। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मगर मेरे गरीब बापू का क्या कसूर था जो भगवान ने उनकी जान छीन ली। मेघा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर ये चोरी चकारी बुरी आदत है, इसे छोड़ दो, क्योंकि चोरी का धन कभी नहीं टिकता। अविनाश की बातों ने मेघा को उसकी गलतियों का एहसास करा दिया, जिसके बाद उसने अविनाश और शारदा के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की। मगर आज भी मेघा का मन अपनी बीती बुरी जिंदगी में घुलता रहता है, क्योंकि बुरी आदतों की परछाई एक बड़े वक्त तक पीछा नहीं छोड़ती। अरे पंडित जी, कोई अच्छी खासी लड़की दिखाओ जो अमीर घराने से हो और सुंदर हो, गोरी हो, जो मेरे बड़े बेटे राजवीर के साथ अच्छी लगे। इतनी सारी क्वालिटी एक ही लड़की के अंदर ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है जो मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी आपको चाहिए। अरे तो फिर देरी किस बात की है पंडित जी, जल्दी से मुझे फोटो दिखाइए लड़की की। पंडित सीमा को फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सीमा कहती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है और ऊपर से अमीर भी बहुत है। अरे पंडित जी, जल्दी से जल्दी इस लड़की से मेरे बड़े बेटे की शादी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सीमा पैसों के लालच में श्रेया से अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कुछ ही दिनों में वो अपने बेटे की शादी करके श्रेया को अपने घर ले आती है।
दूसरी तरफ शादी के चलते उसे बहुत सारा दहेज का सामान और सोना पैसा मिलता है, जिससे सीमा बहुत ज्यादा खुश होती है। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मेरी बड़ी बहू तो मेरे लिए इतना सारा खजाना लेकर आई है। सीमा अपनी बड़ी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखने लगती है। उन्हीं दिनों उसका छोटा बेटा बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट आता है। माँ, आप कितनी बदल गई हो, कितने सालों बाद मैं आपको देख रहा हूँ। अरे मैं अब मॉडर्न हूँ, मैं अब नहीं बदलूंगी तो कब बदलूंगी। अरे वाह चिराग, तुम वापस लौट आए और अपने भाई से मिले भी नहीं। हाँ देखो, इनसे मिलो, यह तुम्हारी भाभी और इसका नाम श्रेया है। चिराग फौरन ही श्रेया के पैर छूने लगता है, जिसे देखते ही श्रेया कहती है, ओहो बस करो, ये ओल्ड फैशन टाइप की चीजें मेरे साथ करने की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। चिराग इस बात को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपने बड़े भैया की शादी तो करवा दी, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? हाँ, अब मेरी शादी नहीं करवाओगे क्या? चिराग के लिए ये बात मजाक के तौर पर थी, लेकिन सीमा के लिए ये बात दूसरी लॉटरी खुलने जैसी थी, जिसके चलते उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है और वो अपने बेटे चिराग से कहती है, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कही है। जल्द से तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरी भी शादी करवा देती हूँ। और फिर क्या था, वो फौरन ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिलती। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसे एक अमीर घराने की लड़की मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा काली होती है। देखो, लड़की तो काली है, लेकिन पहली बहू से भी ज्यादा अमीर है। पंडित जी, काला गोरा क्या होता है? सारी बात है कि मेरी बहू इतनी अमीर होने के बाद खूब सारा दहेज लेकर आएगी। अब फौरन इस लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। सीमा फौरन ही अपने बेटे चिराग की शादी करवा देती है, जिसके चलते उसे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कावेरी के माता पिता उसे दान दहेज देते हैं। अरे वाह, इतने सारे सोने के गहने, इतने सारे पैसे, मुझसे ज्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। सीमा दहेज के पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी छोटी बहू कावेरी से ज्यादा खुश नहीं थी। वो उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं देती थी। सारा दिन वो अपनी बहू श्रेया के ही चक्कर में लगी रहती थी। ओहो माँ जी, कितनी गर्मी है, अब मुझसे घर के कोई काम नहीं होते। वैसे भी मेरी देवरानी आ गई है, उसे बोलो घर के काम कर लेगी। अरे बहू, तुझे काम करने की जरूरत भी नहीं है, वो काली कलूटी आई है ना इस घर में, काम वही करेगी। ऐसा कहने के बाद सीमा फौरन ही कावेरी को बुलाती है। कावेरी बहू, यहाँ से वहाँ घूमने के अलावा तुम्हें आता ही नहीं कुछ। देखो घर में कितना काम पड़ा है और अभी तक खाना भी नहीं बना। जाओ, जाकर घर का काम भी करो और खाना भी बना कर लाओ। कावेरी बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी सास के कहने पर फौरन रसोई में जाकर खाना बनाती है और जल्दी से जल्दी घर की सारी सफाई भी कर लेती है। इसके बाद वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। आइए आइए, यहाँ पर बैठिए और खाना खाइए। खाना खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन श्रेया खाने से कमी निकालने लगती है। छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? सिखाया है ना, तभी तो सभी लोग आराम से खा रहे हैं। अगर मेरी बहू श्रेया को ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे भी खाना पसंद नहीं आया। अरे कावेरी, क्या तुझे खाना भी नहीं बनाना आता? जाओ, अब हमारे लिए कुछ और बना कर लाओ। बेचारी कावेरी चुपचाप रसोई में जाकर कुछ और बना लेती है। इसके बाद सीमा और श्रेया दोनों ही दोबारा से खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन प्रतिदिन सीमा कावेरी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। एक दिन कावेरी सीमा से कहती है, माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ, हमारे कमरे का पंखा भी ढंग से नहीं चलता और आप तो जानती ही हो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। क्यों ना आप हमारे कमरे में भी एक एसी लगवा दो। अरे बड़ी आई एसी लगवाने वाली, पैसा तो पेड़ पर लगता है ना, कि मैं पैसा पेड़ पर से तोड़कर तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूं। कोई एसी नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ जाकर काम करो। बेचारी कावेरी गर्मी में घर के सारे काम करती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आराम से अपने कमरे में आराम फरमा रही होती है। शाम को जब चिराग ऑफिस से वापस घर आता है तो कावेरी चिराग से कहती है, चिराग जी, मैंने माँ जी से कहा था कि हमारे कमरे में भी एसी लगवा दीजिए, लेकिन माँ जी ने मेरे कमरे में ना लगवाकर श्रेया दीदी के कमरे में एसी लगवाई है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, माँ से मैं बात करता हूँ। चिराग ऐसा कहने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, मैं कह रहा था कि क्यों ना आप हमारे कमरे में भी एसी लगवा दो। कावेरी पूरे दिन बेचारी गर्मी में रहती है। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी इतनी काली है,
गर्मी में रहेगी तो काली थोड़ी हो जाएगी। अरे बड़ी बहू तो इतनी गोरी है, अगर उसके कमरे में एसी ना लगवाती तो इतनी गर्मी में उसका रंग ही ढल जाता। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की पहली गर्मी बर्बाद हो जाए हमारे घर में। लगता है कि माँ जी ने आपकी बात नहीं सुनी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही रह लूंगी। पता है आपको, मेरे घर पर हर एक कमरे में एसी लगा था और मैं हमेशा अपने आरामदायक कपड़े पहनकर आराम से अपने घर में रहा करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हमेशा माँ जी को खुश करने के लिए संस्कारी बहू बनकर रहना पसंद करती हूँ। मैं सब समझ सकता हूँ, ये सब मेरी माँ की लालच की वजह से हुआ है। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही है, जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आऊंगा। कावेरी चिराग की हाँ में हाँ भर देती है और अगले दिन चिराग उसे उसके मायके छोड़ आता है। कावेरी के ना होने पर सारी जिम्मेदारियां श्रेया के सर पर आ जाती है और वो गर्मी में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे बहू ये देख, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जल्दी से इन्हें धो दे। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी भरी गर्मी में ये गंदे बर्तन धोऊंगी? सोचना भी मत, मैं किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। श्रेया का ये बर्ताव देखने के बाद सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहू कावेरी को याद करने लगती है। मेरी छोटी बहू काली थी और मैंने हमेशा कालेपन की वजह से उसके साथ भेदभाव किया। कम से कम वो मेरे साथ अच्छे से तो रहती थी और मेरी हर एक बात मानती थी, लेकिन बड़ी बहू को मैंने सर पर चढ़ा लिया है। आज मुझे पहली बार लगा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस गलती को सुधारना भी मेरे ही हाथ में है। ऐसा सोचने के बाद सीमा श्रेया के कमरे से एसी हटवा देती है और कावेरी के कमरे में लगवा देती है। ये आपने क्या किया? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपने मेरे कमरे में से एसी हटवाकर कावेरी के कमरे में क्यों लगवाया? उस काली कलूटी को एसी की हवा खाने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था। ये मेरी ही गलती थी जो अब मैं सुधार रही हूँ। आज से तुम घर के सभी काम करोगी और अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगी। सीमा की धमकी सुनने के बाद श्रेया चुपचाप गर्मी में सारे काम करती है। धीरे धीरे उसे घर के सारे काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उसे आदत भी पड़ जाती है, जिसके बाद वो सीमा से कहती है, माँ जी मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है और अब मुझे घर के काम करते करते घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है। आप कावेरी को वापस बुला लीजिए। श्रेया को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर सीमा कावेरी को घर पर वापस बुला लेती। इसके बाद सीमा श्रेया के कमरे में भी एसी लगवा देती है और वो अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।